नमस्कार। एड्यूवेंचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। इस एपिसोड जिसका नाम मैंने दिया है इनोवेशन पार्ट 4 में हम कुछ और आइडिएशन टेक्निक्स के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। पहली आइडिएशन टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी तकनीक है जो मौजूदा अवधारणा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करके नए आइडियाज उत्पन्न करने में मदद करती है। ये तकनीक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट डिजाइन और इनोवेशन में विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसमें नए परिणाम उत्पन्न करने के लिए किसी भी विषय को विभिन्न तरीकों से मॉडिफाई करना सम्मिलित होता है। इस पद्धति में अपनाई गई विधि होती है मौजूदा प्रोडक्ट में एक एक करके डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक एक करके इन्हें लागू करना और ये विचार करना कि इनकी यूटिलिटी की कल्पना करना कि यूटिलिटी कैसी होगी, उपयोगी होगा कि नहीं होगा। इससे एवोल्यूशनरी इनोवेशन के कुछ आइडियाज उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन विधि है सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन करना। इसमें हम अपने से पूछते हैं कि क्या बदला जा सकता है, इसके बजाय और क्या हो सकता है। उदाहरण है कपास और जूट की जो है कैरी बैग में प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग, इंक पेन की जगह बॉल पेन का उपयोग, संगीत प्रणाली में भारी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस इनपुट और विभिन्न इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं, फुटवियर में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का सब्स्टिट्यूशन करना। अगली ट्रांसफॉर्मेशन विधि है कंबाइन करना, संयोजित करें। इसमें हम अपने से पूछते हैं कि क्या मर्ज किया जा सकता है, क्या ब्लेंड कर सकते हैं, कौन से विचार हैं या सामग्री है, मटेरियल है या स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे गर्म और ठंडे पानी के नल, मोटर बाइक में स्कूटर की अलग अलग सीटों को कंबाइन करना, मल्टीपर्पस मोबाइल, मोबाइल में कैमरा भी है, मोबाइल में हर चीज है, जंग रोधी सीमेंट, सेल्फ लुब्रिकेटेड बॉल बियरिंग, वॉकिंग स्टिक जिसका उपयोग हम चेयर की तरह भी कर सकते हैं, ये अंपायर के लिए बड़ी उपयोगी होगी, रिस्ट वॉच प्लस हार्ट बीट मॉनिटर प्लस स्टेप काउंटर, बिल्ट इन प्रोजेक्टर वाला स्मार्टफोन जिसमें प्रोजेक्टर भी होगा, यानी आप कोई भी पिक्चर देख रहे हैं उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अगला है एडॉप्ट करना, अनुकूलन करना। इसे अलग संदर्भ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और तरीका है इसके इस्तेमाल करने का, जैसे कि लड़कियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोलोन, ब्यूटी लोशन, ईयर रिंग्स का लड़कों के लिए उपयोग डेवलप करना। पहले फेयर और लवली क्रीम केवल लड़कियों के लिए होती थी, अब लड़कों की भी फेयर और लवली क्रीम आ गई। मनुष्य की खोपड़ी से अपनाया गया हेलमेट का आइडिया और केस हार्डनिंग प्रोसेस। अगला है मॉडिफाई करना, संशोधित करें और अपने से पूछें कि इसमें क्या बदला जा सकता है, क्या कुछ बड़ा और छोटा करने से लाभ होगा,
उदाहरण है पावर ब्रेक और पावर स्टीयरिंग, एलईडी बल्ब्स, कैप्सूल लिफ्ट, मल्टीप्लेक्सेस में फूड कोर्ट, ऑप्टिकल माउस, बाइक में ब्रेक लिंक की जगह वायर्ड लिंक। अब गियर्ड वाली बाइक्स आ गई हैं, हार्ड टॉयज की जगह, जिससे बच्चों को चोट ना लगे, सॉफ्ट टॉयज। रसोई के बर्तनों में किया गया आमूलचूल परिवर्तन, डिजाइन में, मटेरियल में, हर तरीके में ये परिवर्तन किया गया है। कल्पना करें कि प्रोडक्ट को बड़ा कर दिया गया है, उत्पाद का आकार बढ़ा दिया गया है। क्या इससे कुछ आइडिया प्राप्त कर सकते हैं? उदाहरण है इकोनॉमी साइज वॉशिंग पाउडर पैकेज। पहले जनरली 1 किलो या आधा किलो के पैकेट मिला करते थे। अब बाल्टी में भर के वॉशिंग पाउडर मिलता है, बाल्टी फ्री। किंग साइज सिगरेट, सिगरेट का आकार बढ़ा करके कीमत बढ़ा दी जाती है और यूजर को ऐसा महसूस कराया जाता है कि उसको ज्यादा सिगरेट पी रहा है, एक ही सिगरेट में ज्यादा मजा आ रहा है। बड़ी बड़ी कारें, जंबो एयरप्लेन, बड़े महल और किले, 5 लीटर और 10 लीटर की मिनरल वाटर बोतल्स, वर्किंग क्लोथ्स में बड़ी बड़ी जेबें। अब हम देखें कि छोटा करके उत्पादन के आधार को छोटा करके, प्रोडक्ट को स्मॉल करके क्या कुछ हमको आइडिया मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हियरिंग एड, पाम टॉप, माइक्रोफिल्म, टेबलॉइड न्यूज़पेपर, पाउचेस एंड सैशेस, छोटा वीडियो कैमरा, 2-in-1 लैपटॉप डिवाइस, जिसमें लैपटॉप और टैबलेट हाइब्रिड मोड में होता है। अगला है पुट टू अनदर यूज, किसी दूसरे तरीके से इसका उपयोग करना प्रोडक्ट का। इसमें प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में सोचा जाता है। जिस काम के लिए प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसकी जगह किसी और उपयोग में लाना। जैसे हलवाई की भट्टी में कढ़ाई में खौलता हुआ दूध जब औटाते हैं तो कढ़ाई घूमे नहीं, रोटेट नहीं करे, इसके लिए बेवल गियर या ईंटों का उपयोग किया जाता है। पहले 1 पैसे का कॉपर का छेद वाला सिक्का चलता था, जिसका वॉशर के रूप में बहुत उपयोग किया गया और वो सिक्का बाजार से गायब हो गया। चूड़ी का सेफ्टी पिन होल्डर के रूप में उपयोग करना। विभिन्न तरह के जुगाड़, जैसे घर में जो मेल मेंबर्स हैं बहुधा पर्दे से अपना हाथ पोंछ लिया करते हैं। मॉड्यूलर हाउसेस और पोर्टेबल ऑफिसेस में पुराने कंटेनर का उपयोग करना। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमिनेट करना, हटाना। तो हटा करके, कम करके या सरल करके कुछ आइडिया मिल सकता है क्या? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिएशन टेक्निक है और विशेष रूप से डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि कैसे पार्ट्स को हटाने से अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन में फिजिकल कीबोर्ड हटाना, अब नहीं होता फिजिकल कीबोर्ड, टच स्क्रीन होता है। डेडिकेटेड हेडफोन जैक को हटा देना, रिमूवेबल बैटरी को हटाना। और कुछ वॉशिंग मशीनों में जो अब आ रही हैं, डिटर्जेंट की जरूरत खत्म हो गई है, डिटर्जेंट और में उसी में उपलब्ध है। अगला है सेपरेट करना, अलग करना। क्या कुछ पार्ट्स को अलग करके कोई नया प्रोडक्ट आइए मिल सकता है? उदाहरण है मूवेबल पार्ट्स, कमरे के मूवेबल सेपरेटर, जिससे
कमरे के दोनों पोर्शन छोटे बड़े किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम जॉइंट फैमिली, डिटैचेबल जैकेट में कैप, लड़कियों के लिए जो ड्रेसेस होती हैं, कुर्ते होते हैं, उसमें अलग से स्लीव प्रोवाइड की जाती है। चाहो तो स्लीवलेस पहन लो, चाहो सिलवा लो। अगला है रीअरेंज करना। क्या रीऑर्गेनाइज और रीऑर्डर करके कुछ आइडिया जनरेट किया जा सकता है? जैसे फ्रंट रियर व्हील ड्रिवन व्हीकल्स, वाहनों और सड़कों पर लाइट इंडिकेटर्स की अलग अलग पोजीशनिंग, एकदम ऊपर इंडिकेटर लगा होता, बाएं साइड में ऊपर लगा है। वाहनों में स्टेपनी की पोजीशन, जीन्स में अलग अलग स्थान पर जेब, आप इमेजिन नहीं करेंगे वहां जेब होती है। बसों में सामान रखने का लगेज रूम। अगला है डिस्पोजेबल या यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स। क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो डिस्पोजेबल हो, सिंगल यूज हो और यूज एंड थ्रो हो, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट्स, नैपकिन्स, सेफ्टी रेजर, एडिबल फूड कंटेनर, आइसक्रीम खाओ कोन भी खा जाओ, वाटर बॉटल्स, कटलरी, फेस मास्क। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की वजह से कई बार चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, अनुपयोगी हो जाती हैं, अप्रचलित हो जाती हैं। जैसे स्लाइड रूल, बहुत से बच्चों ने स्लाइड रूल का तो नाम भी नहीं सुना होगा, और हम लोगों ने सारे कैलकुलेशन स्लाइड रूल से किए हैं। कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, ग्रामाफोन, केरोसिन कार, इंक पेन, पेजर, राइटिंग स्लेट, घोड़ा गाड़ी, इक्का, तांगा। अगला है रिवर्स करना, पलटना। क्या अगर हम प्रोडक्ट को रिवर्स कर दें तो कुछ आइडिया मिल सकता है? जैसे कि रिवर्सिबल जैकेट, दोनों पैरों के लिए सॉफ्ट यूज, चाहे कोई सा शू किसी पैर में पहन लो। टू वे लोकोमोटिव, आगे चलाओ चाहे पीछे चलाओ। पंखा और पवन चक्की, दो रंगों की बेल्ट, एक तरफ काले रंग की, एक तरफ भूरे रंग की। पंखा और एयर प्यूरिफायर, रिवर्स फैन। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लाभ के बारे में। ये आपको नए आइडियाज उत्पन्न करने और मौजूदा आइडियाज को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आप उनके बारे में अलग अलग तरीके से सोचें और आइडिएशन करें। ये आइडिया जनरेशन या आइडिएशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रदान करता है। ये क्रिएटिव थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है और मेंटल ब्लॉक को दूर करता है। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन और इंप्रूवमेंट ला सकता है। इसे सीखना और व्यवहार में लाना अपेक्षाकृत सरल होता है। अब हम कुछ एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण हम लेंगे एक मानक शॉपिंग कार्ट का। जो मॉल में जाएं, जो शॉपिंग कार्ट मिलती है ना, स्टैंडर्ड शॉपिंग कार्ट, उसका उदाहरण। उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? धातु को, मटेरियल को हल्के वजन जैसे कि कपड़े और ड्यूरेबल प्लास्टिक में बदल सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। कार्ट में किसी भी समय चयनित वस्तुओं की कुल लागत की जांच स्वयं करने के लिए कार्ट को स्कैनर के साथ कंबाइन करें। आपको अंदाज लग जाएगा कि हमने कितने रुपए का सामान खरीदा है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है एडॉप्ट। सकरे सकरे मार्गों से कार्ड को ले जाने के लिए छोटा बनाएं, सकरा बनाएं, एडॉप्ट करें, या उसको चौड़ा और सकरा कर सकने की क्षमता करें।
मॉडिफाई करें। आवश्यकता करने पर स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता को बढ़ाएं। छोटी क्विक ट्रिप्स के लिए कार्ट को छोटा कर दें। अगर थोड़ा ही सा सामान लेना तो छोटा कार्ट बहुत है, क्यों इतना बड़ा कार्ट लेके घूमें। पुट टू अनदर यूज, कार्ट को छोटे बच्चे की प्रैम के रूप में यूज करें। आगे की तरफ या पीछे की तरफ छोटे बच्चे को बैठा लें और आराम से सामान जो हमें लेना है वो कार्ट में रखते जाएं। अगला है एलिमिनेट। ऑनलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन डिलीवरी के साथ कार्ड की फिजिकल नेसेसिटी खत्म हो जाती है। जब हर चीज ऑनलाइन मंगाएंगे तो कार्ड की जरूरत क्या है। अगला है रीअरेंज करना। समान वस्तुओं को, सिमिलर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कार्ड का लेआउट रीअरेंज करें। अगली विधि है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट विधि एक स्ट्रक्चर्ड आइडिएशन टेक्निक है जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आपको पूर्व निर्धारित प्रॉम्प्ट्स की सूची का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस के विभिन्न पहलुओं को सिस्टमैटिकली तलाशने में मदद करती है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग जो तरीके हैं वो आप फोर्स करते हैं अपने ऊपर, उसी तरह से चेकलिस्ट में फोर्स करती है। ये आपको व्यापक रूप से सोचना और तत्वों पर विचार करने के लिए इनकरेज करती है और जिन्हें अन्यथा देखा किया जा सकता है। चेकलिस्ट विधि पीछे कोर आइडिया है एक समस्या या उत्पाद लेना और चेकलिस्ट की प्रत्येक श्रेणी के प्रॉम्प्ट्स के इसके माध्यम से विश्लेषण करना। प्रत्येक श्रेणी में संबंधित टारगेटेड प्रश्न पूछकर आप नए आइडियाज उत्पन्न कर सकते हैं, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट और हिडन अपॉर्चुनिटीज को उजागर कर सकते हैं। अध्ययन के सोर्स के रूप में यूजर या बायर को केंद्रित करते हुए हम प्रश्न या प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। पहला है वर्तमान या संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान करें और उन्हें क्लासिफाई करें। क्या हम खरीदारों के एक बड़े समूह को अलग कर सकते हैं जिनकी जरूरतें डिफरेंट हैं और जो बदलाव का क्लू देंगे और उत्पाद में बदलाव को सुझाव देंगे। आइडियल डिस्क्रिप्शन या यूजर नीड पर विशेषज्ञ के क्या विचार है। उपयोगकर्ता को उत्पाद खरीदने के लिए क्या मोटिवेट करता है। उत्पाद के विशेष मॉडल को, कई मॉडल होते हैं तो कोई खास मॉडल को चुनने में दी गई प्रायोरिटीज क्या है। एस्थेटिक रीजंस है, फंक्शनल रीजंस है, परफॉर्मेंस है या ट्रेडिशन है। क्या उत्पाद का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कॉमन फीचर्स क्या है। नॉन यूजर्स उत्पाद के आपके प्रोडक्ट के बिना कैसे काम चला रहे हैं। उत्पाद के लिए यूजर का बजट क्या है। क्या वो नए आइडियाज को खरीदने के लिए अपने पैसे को जोखिम में डालने की रिस्क लेगा। प्रोडक्ट कौन चुनता है। यूजर, माता पिता, परिवार या समूह। खरीदते समय क्या कंसीडरेशन लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टीवी सेट खरीदना ये एक आदमी का निर्णय नहीं होता है कि एक पारिवारिक निर्णय है, परिवार द्वारा लिया गया निर्णय है। प्रोडक्ट को यूज करने में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का स्टडी करें। ये क्या है। क्या कोई गतिविधि इरिटेशन तो नहीं महसूस करा रही है कि यूजर इरिटेट हो रहा बार बार उसको। क्या गतिविधि के सीक्वेंस में चेंज करने से मदद मिल सकती है।
किन पार्ट्स तक बार बार पहुंचने की आवश्यकता होती है? क्या वे कन्वीनियंटली लोकेटेड हैं? क्या कोई ऑपरेशन बहुत लंबा समय ले रहा है? टारगेट यूजर कौन है? उनकी डेमोग्राफिक, फिजिकोग्राफिक और बिहेवियर्स क्या क्या है? उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं क्या क्या है? खरीदारी का निर्णय कौन लेता है? उनकी मोटिवेशन और प्रायोरिटीज क्या है? प्रोडक्ट को उनके लिए और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? जैसे कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आसानी से पढ़े जाने वाले इंटरफेस के साथ एक बड़ा सिंप्लीफाइड स्मार्ट होम सिस्टम कैसा रहेगा? फॉल डिटेक्शन, क्योंकि अकेले लोग जो रहते हैं, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, गिर पड़ते हैं। फॉल डिटेक्शन और ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए एक मेडिकल अलर्ट सिस्टम भी अच्छा होगा। दूसरा है प्राइमरी नीड एज अ सोर्स ऑफ स्टडी। नीड की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? यदि उत्पाद नहीं होते, प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो क्या नीड समाप्त हो जाती? प्रोडक्ट का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को क्या एडवांटेज या सेटिस्फेक्शन मिलता है? प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ वर्क क्या है? अगला प्रॉम्प्ट होगा, क्या यूजर अब प्रोडक्ट का उपयोग करना बंद कर सकता है? क्या किसी अन्य विकल्प का उपयोग कर सकता है? अन्य लोग इस प्रोडक्ट के बिना कैसे काम चलाते हैं? प्रोडक्ट पहली बार उपयोग करने के पहले वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर रहा था? उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से नीड का आइडियल डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? उसे उत्पाद खरीदने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या हम बायर्स के एक बड़े समूह को पहचान सकते हैं जिनकी नीड थोड़ी अलग है और जो उत्पाद में, प्रोडक्ट में चेंज का सजेशन देंगे? नॉन यूजर्स उत्पाद को क्यों नहीं खरीद रहे हैं? वे इसके बिना कैसे काम चलाते हैं? कंपटीटर्स द्वारा कौन से डिजायरेबल फीचर्स प्रस्तुत किए जाते हैं? अगला एरिया है प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ स्टडी। इसमें प्रॉम्प्ट होंगे, बाजार में उपलब्ध सिमिलर प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं? डिजायर्ड फंक्शंस को प्राप्त करने के लिए कौन से मैकेनिकल प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है? प्रोडक्ट के डिजायर्ड फंक्शंस को परिभाषित करें। क्या फंक्शन के प्राप्त करने के लिए अब तक अनयूज्ड प्रिंसिपल्स के बारे में सोच सकते हैं, कुछ जो अभी तक उपयोग में नहीं किया गया है? क्या उपयोगकर्ता परफॉर्मेंस से खुश हैं? एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, प्रिसिशन आदि से खुश हैं? उपयोग की जाने वाली मैकेनिज्म क्या है? क्या कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म हो सकती है? उत्पाद का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म क्या है जो वो बना था? ये वर्षों में कैसे डेवलप हुआ? क्या यूजर उत्पाद का उपयोग करते समय कंफर्टेबल रहता है? क्या वो अत्यधिक एनर्जी का उपयोग कर रहा है? क्या मसल्स में लोकल फटीग विकसित हो रही है? उत्पाद का, प्रोडक्ट का एस्थेटिक्स कैसा है? क्या यूजर के ग्रुप में किसी विशेष स्टाइल, कलर, फॉर्म, शेप, एप्लीकेशन, फंक्शन को स्वीकार या अस्वीकार करने की एक टेंडेंसी देखी जाती है?
क्या उत्पाद के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी करें। क्या ये डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, फेस्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिलीजियस है, आदि आदि। क्या एनवायरनमेंट डिजाइन को प्रभावित कर सकेगा। किन पार्ट्स को बार बार उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या वे सुविधाजनक रूप से लोकेटेड हैं। क्या शोरूम में डिस्प्ले होने के बाद उत्पाद ध्यान आकर्षित करता है। प्रोडक्ट का मेंटेन और रिपेयर कैसे की जाती है। रख रखाव को कैसे आसान और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक सेल्फ स्टिरिंग मग, कॉफी मग, जिसमें कॉफी डाल दो और दूध डाल दो, शुगर डाल दो और अपने आप स्टिरिंग हो, जिसमें बिल्ट इन हीटिंग एलिमेंट हो, हीटिंग अपने आप हो उसी कॉफी मग में। दूसरा है एक स्मार्ट एसी यूनिट जो यूज के आधार पर ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस शेड्यूल करे। तीसरा है एक पेन लिखने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि अगर हम बिल्ट इन स्टाइलस टिप के साथ रीडिजाइन करें तो इसका उपयोग टच स्क्रीन डिवाइस पर भी कर सकते हैं। तो पेन के डुअल यूज हो जाएंगे, लिखने का भी और टच स्क्रीन पे उपयोग करने का। शुरुआती जो रिमोट कंट्रोल थे उनमें बहुत सारे बटन होते थे जो यूजर को कंफ्यूज कर देते थे। वॉइस कमांड के साथ सिंपल स्मार्ट रिमोट ऑपरेशंस को अधिक इंट्यूटिव बनाते हैं। पारंपरिक फोन स्क्रीन टूट जाती है आसानी से, पर गोरिल्ला ग्लास तकनीक की शुरुआत ने स्क्रीन को अधिक ड्यूरेबल और ड्रॉप रेजिस्टेंट बनाया। कार की सीटों में पहले बेसिक सीट बेल्ट हुआ करते थे। आज इनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग, चाइल्ड लॉक और एडॉप्टिव ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भारी और स्थिर होते थे, एक जगह उनको रख सकते हैं बस, पोर्टेबल नहीं होते थे। लैपटॉप और टैबलेट ने कंप्यूटर को पोर्टेबल बना दिया, जिससे काम कहीं भी करना बहुत आसान हो गया। पुराने वैक्यूम क्लीनर में बार बार बैग बदलने की जरूरत पड़ती थी। आसानी से साफ होने वाले डस्ट कंटेनर के साथ बैगलेस डिजाइन ने मेंटेनेंस को बहुत आसान कर दिया है। पारंपरिक डोर्स में चाबियों की जरूरत होती है। बेहतर सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए अब स्मार्ट लॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या स्मार्टफोन का उपयोग करके किए जाते हैं। अब हम अगली बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एज ए सोर्स ऑफ स्टडी। कंपनी में उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इतिहास का अध्ययन करें, हिस्ट्री का अध्ययन करें। क्या पहले ड्रॉप किए गए किसी आइडिया को फिर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। एनुअल सेल क्या है। क्या ये नई मशीनों और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट को सही ठहराता है। प्रोडक्ट की वर्तमान में उत्पाद सुविधा और अतिरिक्त क्षमता का अध्ययन करें। असेंबली लाइन लेआउट का अध्ययन करें। पार्ट्स, मटेरियल, प्रोसेस, फिनिश, वेट, कॉस्ट ऑफ पार्ट की सूची तैयार करें और सोचें कि क्या किसी भी भाग के लिए विकल्प सामग्री आजमा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
पैकिंग का आकार और इसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में लॉस या नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। इसमें कोई चेंज की जरूरत है? अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज ए सोर्स ऑफ स्टडी। लोग वर्तमान मॉडल को क्यों चुनते हैं या क्यों अस्वीकार करते हैं? खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? ये सेल्समैन व्यू लें, सेल्समैन से पता करें। क्या सेल्समैन और विज्ञापन एजेंसियों के पास प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए पर्याप्त तर्क हैं? कंपटीटर द्वारा कौन कौन सी स्पेशल जो फीचर्स हैं पेश किए जाते हैं? क्या आप उन्हें अपने प्रोडक्ट में नई डिजाइन में शामिल कर सकते हैं? खरीदने के तुरंत बाद, गारंटी की अवधि में और गारंटी की अवधि के बाद प्रोडक्ट से बार बार मेंटेनेंस वाली जो पार्ट्स हैं और शिकायतें हैं वो क्या हैं? क्या शोरूम में डिस्प्ले होने पर प्रोडक्ट ध्यान आकर्षित करता है? होलसेल और रिटेल स्टोर में भंडारण और शेल्फ स्पेसिंग की समस्या का अध्ययन करें। क्या किसी पार्ट की सर्विसिंग डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है? क्या वितरण क्षेत्रों की डाइवर्सिटीज किसी भी डिजाइन चेंज जैसे कि कलर, मटेरियल, फॉर्म आदि का सुझाव देती है? ये चेकलिस्ट ड्रिवन अप्रोच सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट कई एंगल से इसका विश्लेषण किया जा गया है। यह पॉसिबल सुधारों की पहचान करने और परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को उत्पन्न करने में मदद करता है। अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। अगले मंगलवार को हम कुछ और इनोवेटिव टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इस एपिसोड में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।